नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो सभी विद्यार्थियों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और आनंद और उल्लास भरा जीवन आपको दे, यही शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज की क्लास लेके फिर हाजिर हैं। तो अपना विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंदर अपने वो प्रश्न पढ़ रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो अपने लगातार टॉपिक चल रहे हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा भौतिक विज्ञान का टॉपिक रहेगा बल और गति के नियम, यानी और बल व गति से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनकी आज चर्चा करेंगे। पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट सेकंड और भी बनेगा, क्योंकि एक मात्र ये टॉपिक है बल भौतिक विज्ञान का जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो इन्हें दो पार्टों के अंदर अपने पढ़ेंगे। आज अपनी चर्चा करेंगे पार्ट फर्स्ट की। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। और हमारी जो सभी जो टेस्ट सीरीज है उनके ऊपर 50% की छूट चल रही है। दीपावली के आपको ऑफर उसके अंदर मिले हैं, तो जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाएं और अपनी कामयाबी और अपनी जो पढ़ाई है उसमें चार चांद लगाइए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न, दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। यानी दही को जब भिगोया जाता है और उसमें से मक्खन को निकाला जाता है तो वो भौतिकी किस विधि या किस सिद्धांत का उसमें उपयोग किया जाता है। विसरण, अपोहन, अपकेंद्रण या निस्तारण। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है अपकेंद्रण। तो अपकेंद्रण वह सिद्धांत है जिसका उपयोग दही को भिगोकर मक्खन निकालने की एक विधि में काम में लिया जाता है। तो देखते हैं अपकेंद्रण होता क्या है। अपकेंद्रण यह एक तकनीक है जिसका उपयोग कणों के पृथक्करण के लिए उनके परिणाम, आकार, घनत्व, पदार्थ की श्यानता और रोटर की गति के अनुसार किया जाता है। कणों को एक तरल माध्यम में निलंबित किया जाता है और एक अपकेंद्रीय ट्यूब में रखा जाता है। ट्यूब को फिर एक रोटर में रखा जाता है और एक परिभाषित गति से घुमाया जाता है। यानी जो कार्य है वो केंद्र के ऊपर ही कार्य होता है। देखिए 2 नंबर प्रश्न, स्थिर गति के साथ वर्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है। स्थिर गति के साथ वर्ताकार पथ के ऊपर चल रही वस्तु है उसका त्वरण होता है चर त्वरण, त्रिज्यंत बाहर की ओर त्वरण, या एक समान मंदन या एक समान त्वरण। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है चर त्वरण। तो स्थिर गति के साथ वर्ताकार पथ पर चल रही वस्तु का जो त्वरण है वो चर त्वरण होता है। तो देखते हैं चर त्वरण क्या होता है। तो चर त्वरण यानी परिवर्तनीय त्वरण, यानी चर त्वरण को क्या बोला जाता है, परिवर्तनीय त्वरण भी बोला जाता है। यह ऐसी स्थिति है जहाँ गति में किसी वस्तु के पथ के विभिन्न बिंदुओं के भीतर औसत त्वरण में अंतर होता है। अंतर या तो परिणाम दिशा या परिणाम और दिशा दोनों हो सकता है। यानी जो ये अंतर आएगा वो या तो परिणाम हो सकता है या दिशा हो सकती है, या परिणाम और दिशा दोनों ही हो सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। तो चर त्वरण या परिवर्तनीय त्वरण के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। देखिए 3 नंबर प्रश्न, विसरण निम्न में से एक परिघटना का उदाहरण माना जा सकता है। विसरण निम्न में से एक परिघटना का उदाहरण माना जा सकता है। तो वो कौन सा है, द्रव्यमान का अभिगमन, या संवेग का अभिगमन, या ऊर्जा का अभिगमन, या वेग का अभिगमन। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है द्रव्यमान का अभिगमन। तो विसरण को द्रव्यमान का अभिगमन भी माना जाता है। तो देखिए विसरण क्या होता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। विसरण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं।
यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः अपने आप एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की जो क्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है? विसरण बोला जाता है। सजीव कोशिकाओं में अमीनो अम्ल के संवहन में विसरण की मुख्य भूमिका होती है। यानी जो सजीव कोशिकाएं होती है उनके अंदर अमीनो अम्लों का जो संवहन होता है उसके अंदर विसरण की मुख्य भूमिका होती है। इतनी बातें आपको विसरण के बारे में याद रखनी है। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? एक गेंद का या साइकिल का या ट्रक का या रेलगाड़ी का? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी का जड़त्व अधिकतम होता है। जड़त्व क्या होता है? जब कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, अगर कोई गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। देखिए 5 नंबर प्रश्न, नीचे दी गई वस्तु में किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी? नीचे दी गई वस्तुओं में किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी? द्रव्यमान m तथा चाल v वाली की, या जिसका द्रव्यमान 3 m हो तथा चाल 2v हो, या द्रव्यमान 2 m तथा चाल 3v हो, या द्रव्यमान m हो और जो चाल है वो 4v हो। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है द्रव्यमान 2m तथा चाल क्या हो 3v, ये कैसे होगा? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2mv²। तो इसको सूत्र में रखेंगे 3v को, तो 3 की स्क्वायर तो 3 3 9v आ जाएगा, और इसी तरह 2m तो 2m ये आ गया। तो इसका ज़्यादा जो मान आएगा वो इसका सर्वाधिक गतिज ऊर्जा उसकी होगी, तो इसका मान सर्वाधिक आएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, अश्व यानी घोड़े यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। यानी कोई घोड़ा या अश्व एकाएक यानी एकदम से चलना प्रारंभ कर देता है तो जो उसके ऊपर बैठा अश्वारोही है उसके पीछे गिरने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। तो उसका कारण क्या होता है? जड़त्व अपूर्ण, या द्रव्यमान का संरक्षण, या विश्राम जड़त्व, या गति का तीसरा नियम। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है विराम जड़त्व। तो विराम जड़त्व के कारण जो अश्वारोही है उसके पीछे की ओर गिरने की आशंका अधिक होती है, क्योंकि वो अपनी एक विराम अवस्था में उसके ऊपर बैठा होता है। देखिए विश्राम जड़त्व होता क्या है? विश्राम का जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, वस्तु का वह गुण विराम का जड़त्व कहलाता है। तो इतनी बातें जड़त्व के बारे में आपको याद रखनी है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? यानी अगर कोई पहाड़ी पर व्यक्ति को चढ़ रहा है तो वो हमेशा आगे की ओर झुक के ही चढ़ेगा, जिससे उसको आसानी होती है। तो वो कारण क्या है कि आगे की ओर झुकता है? वह तेज चल सके, या फिसलने की संभावना को कम किया जाए, या शक्ति संरक्षण हेतु, या स्थायित्व बढ़ाने एवं संतुलन के लिए ऐसा वो करता है। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, तो एक पहाड़ी पर चढ़ा हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुकने का कारण है स्थायित्व बढ़ाना और संतुलन को बनाने के लिए ही वो नीचे की ओर झुकता है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, न्यूटन का द्वितीय नियम है। न्यूटन का द्वितीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, या दूरी और दिशा का नियम। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है त्वरण का नियम। तो जड़त्व न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो त्वरण का नियम होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये तीसरा न्यूटन का तीसरा नियम होता है। जड़त्व का नियम ये न्यूटन का प्रथम नियम होता है। अब देखिए न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। यानी किसी वस्तु के अंदर संवेग के अंदर जितना परिवर्तन होता है तो परिवर्तन की दर जो होगी वो उस आरोपित बल की क्या होती है? समानुपाती होती है, और उसी ही दिशा में होती है जिसमें बल
लगाया जाता है, यानी जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में वो दर है वो प्रयत्न होती है। यानी अप यानी बल, एम यानी द्रव्यमान, ए यानी त्वरण। तो अप यानी बल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एम इंटू ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण, इसका सूत्र होता है। देखिए 9 नंबर प्रश्न, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। यानी एक कोई खिलाड़ी है, क्रिकेट खेल रहा है, जैसे ही वो कोई बॉल आती है हाथ में पकड़ने के लिए तो अपने हाथ पीछे की ओर करता है। तो वो क्यों करता है। बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, या बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, या हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, या हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। बॉल है विश्राम की स्थिति में आ सकती है, यानी पीछे करने का कारण क्या है, ताकि जो वो बॉल है वो कुछ धीमी हो जाए। देखिए 10 नंबर प्रश्न, एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। एक समान गति दर्शाने वाला जो वेग है वह समय आलेख ढाल में कैसा होता है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है शून्य। तो एक समान गति दर्शाने वाले जो वेग है वो समय आलेख में ढाल उसका क्या होता है, शून्य होता है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, किसी असंतुलित बल, यानी जो कोई बल संतुलन के अंदर न हो वो होता है असंतुलित बल। तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, यानी कोई असंतुलित बल है उसके द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या बल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, या बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या शून्य होता है। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है बल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती होता है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, द्रव्यमान, ऊर्जा, वेग या संवेग संरक्षण। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है संवेग संरक्षण। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए संवेग संरक्षण होता क्या है। संवेग संरक्षण इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का जो कुल संवेग है वो नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। देखिए 13 नंबर प्रश्न, गति के नियम का प्रतिपादक कौन है। यानी गति के नियम किसने दिए थे, अरिस्टोटल ने, न्यूटन ने, या जेबी नेश ने, या गैलीलियो ने। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है न्यूटन। तो गति के नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने। और गति के नियम दिए थे, कितने दिए थे, 3 नियम इन्होंने दिए थे। तो न्यूटन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि न्यूटन एक बहुत महान वैज्ञानिक भी थे। तो न्यूटन एक महान गणितज्ञ थे, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष एवं दार्शनिक थे। और जो ये कहाँ के थे, ये थे इंग्लैंड के निवासी थे। इनका शोध प्रपत्र प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांतों सन 1987 में प्रकाशित हुआ था। इनका जो शोध प्रपत्र है प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत था इनका शोध प्रपत्र, जो 1687 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम की व्याख्या की गई थी। और इस प्रकार क्लासिकल भौतिकी की नींव रखी गई थी। थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। देखिए न्यूटन को भौतिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। यानी भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, न्यूटन को भौतिकी का जनक कहा जाता है। और गैलीलियो को आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो 2 प्रश्न बन गए यहाँ से। भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, न्यूटन को। और आधुनिक भौतिकी का पूछे तो आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है गैलीलियो को कहा जाता है। इतनी बातें न्यूटन के बारे में आपको याद रखनी है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, पिसा की
ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि यानी पिसा की जो एक झुकी हुई मीनार है वो क्यों नहीं गिरती है, उसका क्या कारण है? यह एक आश्चर्य है, या इसके पीछे कोई ईश्वरीय प्रभाव है, या इसके गुरुत्व केंद्र से जानने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, इसके गुरुत्व केंद्र से जानने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो आधार से होकर जाती है, इसलिए ये जो पिसा की झुकी हुई मीनार है वो गिरती नहीं है। देखिए 15 नंबर प्रश्न, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि यानी एक धावक लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ दूरी से पहले दौड़ना प्रारंभ करता है, तो वो क्यों दौड़ता है, क्या कारण है उसका? तो ए नंबर ऑप्शन है, दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है, या इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है, या छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता को उसको ज़्यादा दूरी तक करने में मदद करती है, या छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं है। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी पर दौड़ता है, क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जो जड़ता है उसको ज़्यादा दूरी तक तय करने में उसको मदद मिलती है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गति में कौन सी तीव्रतम है, यानी इनमें से आपको बतानी है कौन सी गति ज़्यादा गति है, 5 मीटर प्रति सेकंड, या 270 मीटर प्रति मिनट, या 19 किलोमीटर प्रति हावर्स, या 18 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो इन दोनों ऑप्शनों में से तो अपने पता चल गया भी 19 किलोमीटर प्रति हावर है। इन दोनों को अपने किलोमीटर प्रति हावर में बदलते हैं, तो 5 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर में बदलना है तो इसको अपने 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 से 5 कैंसिल, तो इसका आ गया 18 किलोमीटर प्रति हावर। और बी नंबर ऑप्शन है 270 मीटर प्रति मिनट है, तो इसको अगर घंटे के अंदर चेंज करेंगे तो 270 गुणा 3/50 से इसको भाग देना पड़ेगा, तो इसको भाग देने पर इसका आएगा 16.6 किलोमीटर प्रति हावर। तो इनमें से जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ए नंबर ऑप्शन 18 किलोमीटर प्रति हावर, बी नंबर ऑप्शन है 16.2 किलोमीटर लगभग आएगा, और डी नंबर फिर 18 किलोमीटर है, तो इनमें जो तीव्रतम गति आएगी वो आएगी 19 किलोमीटर प्रति हावर। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 19 किलोमीटर प्रति हावर। 17 नंबर प्रश्न देखिए, रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए किया जाता है, यानी रोड या कोई रेल परिपथ है पर वक्रों का जो झुकाव है वो क्या प्रदान करने के लिए किया जाता है, अभिकेंद्रीय बल, या अपकेंद्रीय बल, या अपकेंद्रित त्वरण, या कोणीय वेग। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है अभिकेंद्रीय बल, यानी केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, जो रोड या रेल परिपथों पर वक्रों का झुकाव प्रदान करने के लिए बल लगाया जाता है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, यानी जो घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो किस बल के कारण आगे बढ़ता है, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, या घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, या घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से घोड़ा गाड़ी को खींच सकता है। इसका डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, घड़ी की जो स्प्रिंग है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, तो घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि उसके अंदर स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, mgh, और गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² होता है। देखिए 20 नंबर प्रश्न,
न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है वो क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम, गतिशीलता का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो जो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो कहलाता है जड़त्व का नियम कहलाता है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, सेकंड के लोलक की काल अवधि है। सेकंड का जो लोलक है उसकी काल अवधि होती है 1 सेकंड, 2 सेकंड या 0.5 सेकंड या 1.5 सेकंड। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है 2 सेकंड। तो सेकंड के जो लोलक है उसकी काल अवधि होती है, टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं, वो होता है 2 सेकंड होता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, गतिशील वाहन के अचानक रुकने से यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ते हैं? यानी तेज गति से कोई बस है या कोई गाड़ी चल रही है, उसके अंदर अपने खड़े या बैठे हैं, तो अचानक अगर ब्रेक लगती है तो हम आगे की तरफ झुकते हैं, जिससे हमें चोट भी लग सकती है, या कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो आगे की तरफ गिर पड़ सकता है। तो ऐसा किस कारण होता है? यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, या यात्री अपनी असावधानी से धक्के खाता है, या यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील रहता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील होता है। इस कारण व्यक्ति अचानक वाहन जो चल रहा है अचानक ब्रेक लगने के कारण आगे की ओर झुकता है, क्योंकि जिस गति से वाहन चल रहा है शरीर भी उसी गति से कार्य कर रहा होता है। देखिए 23 नंबर प्रश्न, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? यानी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, या सड़क बर्फ से सख्त होती है, या जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगर हम किसी भी सड़क पर चल रहे हैं तो वो घर्षण का कारण होता है, घर्षण की वजह से ही हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, और जो बर्फ है उसके ऊपर घर्षण बहुत ही कम होता है, इस कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और यानी m और v का जो गुणनफल होता है उसे क्या कहा जाता है? संवेग, श्यानता, पृष्ठतनाव या बल आघूर्ण। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है संवेग। तो जो द्रव्यमान और वेग है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, संवेग क्या होता है। संवेग एक सदिश राशि है। तो संवेग किस प्रकार की राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि इसका परिणाम होता है और एक दिशा भी होती है। और सदिश राशि किसे कहा जाता है? जिन राशियों के परिणाम और परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो सदिश राशि होती है। और अदिश राशि कौन सी होती है? जिनमें केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होता है। एक संबंधित राशि कोणीय संवेग है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय में कुल संवेग स्थिर रहता है। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो 25 नंबर प्रश्न देखिए आगे, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? हवा, जल धारा, ध्वनि या प्रकाश। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है प्रकाश। तो इनमें से जो प्रकाश है उसका वेग अधिकतम होता है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत, यानी ऐसी जगह जहाँ पर घर्षण बिल्कुल भी नहीं है, शून्य हो, तो ऐसी सतह पर चलना किस प्रकार रहेगा? आसान रहेगा या मुश्किल या असंभव या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका यानी अगर कहीं शून्य घर्षण है, घर्षण बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ चलना असंभव है, वहाँ हम चल भी नहीं सकते। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग है। पलायन वेग क्या होता है? यानी अगर किसी वस्तु को हम
किसी एक ऐसे वेग से फेंकें तो जो अपना जो निश्चित स्थान है उस स्थान में वो वापस नहीं पहुंच सके, तो उसका क्या होता है, प्लायन वेग होता है। तो जो पृथ्वी है उसका प्लायन वेग कितना होता है, 15 किलोमीटर प्रति सेकंड या 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड या 7.00 किलोमीटर प्रति सेकंड या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का प्लायन वेग होता है। देखिए प्लायन वेग होता क्या है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, अर्थात वह पृथ्वी तल पर लौट कर कभी वापस न आ सके, तो इस न्यूनतम वेग को प्लायन वेग कहा जाता है। यानी पृथ्वी की सतह से अगर हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से अगर उस वेग से अगर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी, अगर इससे कम वेग की होगी तो वापस वस्तु पृथ्वी पर लौट आएगी। देखिए 28 नंबर प्रश्न, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, यहाँ पे 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगी। तो 16 सेकंड के अंदर कितने दोलन पूरा करेगी, 8, 16, 32 या 64। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है 32। तो एक सरल लोलक की आवृत्ति अगर 2 हर्ट्ज है तो वो 16 सेकंड में कितने दोलन पूर्ण करेगी, 32, यानी 16 को 2 से गुणा करना है तो कितने दोलन पूरा करेगी, 32। देखिए 29 नंबर प्रश्न, एक समान वर्तीय गति में अचर होगा, एक समान वर्तीय गति में अचर होगा चाल, रेखीय वेग, त्वरण या अभिकेंद्रीय बल। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है चाल, तो चाल एक समान वर्तीय गति में अचर होगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी विस्थापन से, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी विस्थापन से ज़्यादा नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती या बराबर नहीं हो सकती या ये सभी। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है कम नहीं हो सकती, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती। 31 नंबर प्रश्न देखिए, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को 0.1% की वृद्धि होती है, यदि किसी पिंड से गतिज ऊर्जा में 0.1 की वृद्धि होती है तो उसके संवेग में प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी गतिज ऊर्जा में अगर 0.1% की वृद्धि होती है तो संवेग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 0.05 या 0.1 या 1.0 या 10% की। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है 0.05। तो यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 0.1% बढ़ती है तो संवेग भी 0.05% ही बढ़ेगा। देखिए 32 नंबर प्रश्न, क्षितिज से कितने डिग्री पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करे। तो वो कितने डिग्री के कोण है जिससे मारा जाए ताकि वह अधिकतम दूरी तय करे, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है 45 डिग्री। तो कोई भी एक क्रिकेट गेंद जिसे अगर 45 डिग्री के कोण पर अगर मारा जाए तो वह मैदान में अधिकतम दूरी तय करेगी। 33 नंबर प्रश्न देखिए, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। रॉकेट की जो गति है वो किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है या लागू होता है, द्रव्यमान का संरक्षण या ऊर्जा का संरक्षण या रेखीय संवेग संरक्षण या कोणीय संवेग संरक्षण। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है रेखीय संवेग संरक्षण। तो जो रॉकेट की गति है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर लागू होती है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा, 4:9, 2:3 या 16:81 या √2:3। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है 2:3।
तो दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात इतना है, तो उनके वेगों का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? एक व्यक्ति संवेदनशील यानी नॉर्मल स्थिति के अंदर तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर की ओर लेता है, जब अंदर की ओर लेगा तो वायु किस तरफ निकालेगा? बाहर की तरफ। तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? रीडिंग बढ़ेगी, घटेगी, या रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है, घटेगी। यानी जब वो एक गहरी सांस अंदर की ओर लेता है तो उसकी जो तराजू की रीडिंग है उसमें घटाव आएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि? यानी जो लोलक घड़ियां हैं वो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, या कुंडली में घर्षण होता है, या लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, या लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि जो लोलक है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, बल गुणनफल है, यानी बल F किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है, द्रव्यमान और त्वरण का बल क्या होता है? गुणनफल होता है। तो द्रव्यमान m हो गया और त्वरण a हो गया। तो F बराबर क्या आ जाएगा? m गुणा a। ये बल ज्ञात करने का सूत्र है। आगे देखिए, बल क्या चीज़ होती है? बल एक सदिश राशि है। बल किस प्रकार की राशि है? तो बल एक सदिश राशि है जिससे किसी पिंड का वेग बदल सकता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। बल में त्रिविम पिंड का विरूपण या घूर्णन भी हो सकता है, या दाब में बदलाव भी हो सकता है। जब बल से कोणीय वेग में बदलाव होता है तो उसे बल आघूर्ण कहा जाता है। यानी जब बल से कोणीय वेग में बदलाव होता है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है? उसे बल आघूर्ण कहा जाता है। इतनी बातें बल के बारे में आपको और याद रखनी है। आगे 38 नंबर प्रश्न देखिए, पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हमें कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, द्रव्यमान। द्रव्यमान संवेग और वेग का अनुपात होता है। देखिए, द्रव्यमान क्या चीज़ होती है? किसी पदार्थ का वह मूल गुण जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता हो। यानी सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसे आकर्षण या शक्ति का हमें पता चलता है। द्रव्यमान के कारण कोई वस्तु कितनी भारी है उसका हमें पता चलता है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, या द्रव्यमान का संरक्षण? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है, स्थिरता का जड़त्व। यानी एक व्यक्ति स्थिर अवस्था में बैठा होता है और ट्रेन चलना प्रारंभ कर देती है तो वो पीछे की ओर झुक जाता है। तो ऐसा किस कारण होता है? वो होता है स्थिरता के जड़त्व के कारण। 40 नंबर प्रश्न देखिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। यानी एक जो लड़की है वो बैठे झूले के अंदर बैठी है और झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रडोल आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी एक लड़की झूला झूल रही है और झूला झूलते वह लड़की खड़ी हो जाती है तो उस समय जो प्रडोल आवर्तकाल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या अपरिवर्तन रहेगा? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है, कम हो जाएगा। जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है।
यानी जो पेंडुलम घड़ी है वो कब तीव्र गति से चल सकती है, ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है, शीतकाल के अंदर जो पेंडुलम घड़ी है वो तीव्र गति से चल सकती है। 42 नंबर प्रश्न देखिए, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? यानी न्यूटन ने जो 3 नियम दिए थे, पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग संरक्षण का और तीसरा गति क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया था। तो गति का दूसरा नियम या गति का पहला और दूसरा नियम या गति का तीसरा नियम या गति का पहला नियम। तो इनमें जो व्यक्ति है नाव के अंदर खड़ा है और जब आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर चले जाती है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्रिया प्रतिक्रिया हुई है। तो इसमें जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, गति का तीसरा नियम इसके अंदर लागू हुआ है। 43 नंबर प्रश्न देखिए, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? संवेग, बल, वेग या जड़त्व। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, जड़त्व। तो कोई भी वस्तु स्थिर है या गतिज है, उसकी अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करता है उसे क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। 44 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? द्रव्यमान, शीर्षलंब, पृथ्वी का आकार या गहराई। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन है ए नंबर, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। 45 नंबर प्रश्न देखिए, जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? यानी प्रश्न तो वही है, लेकिन इसकी थोड़ी जो लैंग्वेज है प्रश्न की चेंज करके इसको पूछा गया है। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम काम में लिया है, यह नियम न्यूटन की गति का तृतीय है, यह न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, या ये संवेग संरक्षण का नियम है। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ये इसके अंदर प्रयोग होता है। 46 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही नहीं है? यानी इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन है जो न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संबंधित नहीं है। बल एक ही निकाय पर लागू होता है या बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, या बल दूरी पर निर्भर करता है। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। सॉरी, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है। यानी इसमें से आपको वो कथन बताना है जो सही है। तो इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर भी ये आधारित होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए, बल समीकरण में F बराबर होता है, यानी बल की जो समीकरण है उसमें F यानी बल किसके बराबर होता है? तो आपको बता दिया F बराबर होता है द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। तो इनमें से जो ए नंबर ऑप्शन है वो इसका सही रहेगा। तो F बराबर m इंटू ए होता है। 48 नंबर प्रश्न देखिए, आपको सूत्र पता चल गया, बल का सूत्र होता है F बराबर m इंटू ए। तो इसी आधार पर एक प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। जी यानी जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मान कितना आएगा? तो F बराबर क्या होता है? m गुणा ए। अपने को ज्ञात करना है m, तो क्या हो जाएगा? F बटा में a बराबर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। F अपने पास भार या
बल कह सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 200 न्यूटन, और बटा में ए क्या है, त्वरण कितना है अपने पास 10 दिया है, तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 20। एम बराबर कितना आ जाएगा 20। अब ऑप्शन है 20 न्यूटन, 20 वाट, 20 पीए या पास्कल या 20 केजी। तो अपने को पता है जो द्रव्यमान है वो हमेशा केजी किलोग्राम के अंदर आता है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। 450 जो न्यूटन भार है वाली लड़की है उसका द्रव्यमान क्या होगा, 450 केजी, 45 केजी, 459 केजी या 45.9 केजी। तो अपने को एक याद रखना है, गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका जो एक फिक्स मान होता है वो होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जहाँ अपने अगर जी बराबर अपने को मान नहीं दिया है तो वहाँ अपने ये मान लगाएंगे। तो 450 के अंदर अगर 9.81 का भाग देंगे तो वो आएगा 45.9 केजी, इसका आंसर आएगा। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, ऊर्जा, द्रव्यमान, घनत्व या द्रव्य। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है घनत्व। तो किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो देखिए घनत्व क्या होता है, घनत्व किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसे पी या डी से निरूपित करते हैं। अलग अलग घनत्व और अलग अलग रंग के द्रव कांच के एक नलिका में रखे गए हैं। सबसे सबसे कम घनत्व वाला यानी जो सबसे हल्का है उसका घनत्व सबसे कम है। तो द्रव में सबसे ऊपर तथा सबसे भारी जिसका घनत्व अधिक है वो सबसे नीचे रहेगा। यानी अगर किसी वस्तु का घनत्व कम है तो वो द्रव के ऊपर तैरेगी और जिसका घनत्व अधिक है वो नीचे रहेगी। 51 नंबर प्रश्न देखिए, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह किस कारण होती है, मुक्त पालन के कारण, जड़त्व के कारण, वेग के कारण या आवेग के कारण। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है बी, सी नंबर ऑप्शन आगे पीछे हो गया ऑप्शन, जो सी बोले वैसे बी। तो जड़त्व, तो ऐसा किस कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, ऐसा होता है जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। ठोस सतह के द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं, सामान्य बल, घर्षण बल, संपर्क बल या क्षेत्र बल। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है सामान्य बल। तो ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को सामान्य बल कहते हैं। तो आज के प्रश्न इतने थे पार्ट ए के अंदर या फर्स्ट के अंदर। तो सेकंड पार्ट आपको आगे मिलेगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन की घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। और अब दीपावली पर आपको सभी जो हमारी प्रताप क्लासेस पर टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 50% ऑफ आपको मिल रहा है, तो उसका लाभ जरूर उठाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।